तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपराइजिंग नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। ये एक बार मूवी रहने वाली है जो कि सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अपराइजिंग विद्रोह कोरियाई, शाब्दिक रूप से युद्ध और विद्रोह, 2024 की दक्षिण कोरियाई ऐतिहासिक युद्ध एक्शन फिल्म है जो किम सांगमैन द्वारा निर्देशित, शिन चेओल और पार्क चानवूक द्वारा लिखित और गैंग डोंगवोन, पार्क जियोंगमिन, किम शिनरोक, जिन सोनक्यू, जंग सुंगिल और चा सेउंगवोन द्वारा अभिनीत है। फिल्म में कोरिया पर जापानी आक्रमण के दौरान बचपन के दो दोस्तों के जीवन को दिखाया गया है जो दुश्मन बन गए। इसका पहला प्रीमियर 2 अक्टूबर 2024 को 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म के रूप में हुआ था और इसे 11 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। सार चेन योंग एक असाधारण सैन्य कौशल वाला गुलाम जो अन्यायपूर्ण दास्ता से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है, और जोंगर्यो चेन योंग का स्वामी, अराजकता के समय में राजा सियोंजो के सबसे करीबी सैन्य अधिकारी और स्वयंसेवक सैनिक के दुश्मन के रूप में फिर से मिलते हैं। गालना गैंग डोंगवोन चेओन येओंग के रूप में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे बेहतरीन तलवारबाजी कौशल है। 3 पार्क जियोंगमिन जोंगरियो के रूप में जोसोन के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी का बेटा और राजा सियोंजो का सबसे करीबी सैन्य अधिकारी। 3 किम शिनरोक बियोमडोंग नागरिक मिलिशिया का सदस्य। 3 जिन सोनक्यू किम जार्योंग के रूप में एक नागरिक मिलिशिया नेता। 3 जंग सुंगिल जेनशिन जापानी सेना का क्रूर मोहरा। 3 चा सेउंगवोन किंग सियोंजो जोसियन के राजा। किम ह्यून 4 उत्पादन विकास जून 2023 में पार्क चानवूक ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से फिल्म की पटकथा लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे 2019 में पूरा किया। 5 क्योंकि पार्क एचबीओ सीरीज द सिंपैथाइजर को फिल्माने में व्यस्त थे, इसलिए किम सांगमैन ने फिल्म का निर्देशन किया। 6 रलाई 7 जून 2023 को नेटफ्लिक्स ने गैंग डोंगवोन, पार्क जियोंगमिन, चा सेउंगवोन, किम शिनरोक, जिन सोनक्यू, जंग सुंगिल की कास्टिंग के साथ फिल्म के निर्माण की पुष्टि की। 7 मुक्त करना 2 अक्टूबर 2024 को 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म के रूप में अपराइजिंग का पहला प्रीमियर होने की पुष्टि की गई थी। 9 फिल्म 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 10 किम सांगमैन कोरियाई, जन्म 28 जनवरी 1970, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और कला निर्देशक है। आजीविका किम सांगमैन ने फिल्मों में पोस्टर डिजाइन करके अपना करियर शुरू किया, जिसकी शुरुआत 1997 में द कॉन्टैक्ट से हुई। उन्होंने लगभग 30 फिल्मों के लिए पोस्टर डिजाइन किए थे, जब उन्हें 1998 में इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट में कला निर्देशक बनने का अवसर दिया गया था। एक कला निर्देशक के रूप में उनके करियर का मुख्य आकर्षण उसके 2 साल बाद आया, जब उन्होंने अब क्लासिक ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया में काम किया। कुछ समय बाद किम एक बैंड में एक बास वादक के रूप में शामिल हो गए और एक स्वतंत्र लेबल के तहत रिकॉर्ड किया गया। इस वजह से अगली फिल्म में उन्होंने 2006 में ब्लरी टाई पर काम किया। उन्होंने 2 पदों को संभाला, कला निर्देशक और फिल्म स्कोर संगीतकार बटा संगीत निर्देशक। 2008 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म क्राइम कापर बटा कॉमेडी गर्ल स्काउट का निर्देशन किया, जिसे काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 3 किम ने अपनी तीसरी फिल्म द टेनर लिरिको स्पिंटो के लिए मिडनाइट एफएम अभिनेता यू जीताई के साथ फिर से काम किया, जो दक्षिण कोरियाई टेनर बे जेचुल की 2014 की बायोपिक है। 4 फिल्मोग्राफी निर्देशक के रूप में गर्ल स्काउट 2008, निर्देशक संगीत मिडनाइट एफएम 2010, निर्देशक पटकथा द टेनोर लिरिको स्पिंटो
2014, निर्देशक, पटकथा। विद्रोह, 2024, निर्देशक, पिगपेन, 2025, निर्देशक, पटकथा लेखक। कला निर्देशक के रूप में ब्लडी टाई, 2006, कला निर्देशक, संगीत, ध्वनि विभाग। संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र, 2000, कला निर्देशक। हैप्पी एंड, 1999, कला निर्देशक। यदि सूर्य पश्चिम में उगता है, 1998, कला निर्देशक। चालक दल के रूप में बैटलफील्ड हीरोज, 2011, कला विभाग। पाजू, 2009, एक हत्यारे की आवाज, 2007, माई वाइफ इज अ गैंगस्टर 3, 2006, द रेस्टलेस, 2006, मैं एक साइबॉर्ग हूं लेकिन यह ठीक है, 2006, द फॉक्स फैमिली, 2006, द होस्ट, 2006, बेयरफुट की बोंग, 2006, ब्लू स्वेलो, 2005, टाइफून, 2005, बाईस्टैंडर्स, 2005, लव टॉक, 2005, ब्लॉसम अगेन, 2005, यू आर माई सनशाइन, 2005, शॉर्ट टाइम, 2005, सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस, 2005, स्वर्ग के सैनिक, 2005, आवाज, 2005, के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रिक्स डू जूरी, एंड्रिया अर्नोल्ड द्वारा निर्देशित फिश टैंक के साथ जीता। उन्होंने टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई का निर्देशन करने पर विचार किया, लेकिन अंततः इसे ठुकरा दिया। 27, 2011 में पार्क ने कहा कि उनकी नई फंतासी हॉरर फिल्म परनमंजंग, नाइट फिशिंग, पूरी तरह से आईफोन पर शूट की गई थी। 28, इस फिल्म का सहनिर्देशन पार्क के छोटे भाई पार्क चाणक्यों के साथ किया गया था, जिन्हें निर्देशन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इसे 2011 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान बर्लिनले शॉर्ट्स के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गोल्डन बियर जीता था। 2013 में पार्क ने अपनी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म स्टोकर का निर्देशन किया। 29, उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में तेजी लाना सीखा और 480 घंटों में फिल्मांकन पूरा किया। 27, हालांकि पार्क अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने सेट पर एक दुभाषिया का इस्तेमाल किया। 27, स्क्रिप्ट ने उनका ध्यान क्यों आकर्षित किया, इस पर पार्क ने कहा, यह ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी जो सब कुछ समझाने की कोशिश करती हो और कई चीजों को प्रश्न के रूप में छोड़ देती हो, इसलिए यह दर्शकों को खुद के लिए जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है, और यही मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पसंद आया। मुझे छोटी, कृत्रिम रूप से बनाई गई दुनिया के माध्यम से बड़ी कहानियां बताना पसंद है। 30, 27, 2 मार्च 2013 को पार्क स्मिथसोनियन के एशियाई कला संग्रहालय में फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट में आयोजित फिल्म स्टोकर के बारे में एक पैनल चर्चा में दिखाई दिए। 31, 2014 में पार्क ने लग्जरी ब्रांड एरमेनेगिल्डो जेगना द्वारा कमीशन की गई एक लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसे खुद अयाको फुजितानी, चुंग चुंगहून और माइकल वेरवी ने मिलकर लिखा। क्लिंट मैंसेल ने संगीत दिया और जैक ह्यूस्टन और डैनियल वू ने अभिनय किया। इसे रोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। 32, पार्क 2016 लुमियर फिल्म फेस्टिवल में द हैंडमेडन प्रस्तुत करते हुए। सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि पार्क सारा वाटर्स के ऐतिहासिक अपराध उपन्यास फिंगरस्मिथ को अनुकूलित करेगा। 33, फिल्म ने 2015 के मध्य में निर्माण में प्रवेश किया और 31 अक्टूबर 2015 को समाप्त हो गया। 34, वह फिल्म द हैंडमेडन बन गई और 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रशंसात्मक समीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता में प्रीमियर हुई, जहां कलात्मक निर्देशक सेओंगही रयू ने तकनीकी कला के लिए वल्केन पुरस्कार जीता और फिल्म को पाल्मे डियोर और क्वीर पाम दोनों के लिए नामांकित किया गया था। 2016 के बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में द हैंडमेडन ने सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री तायरी किम, द बिल्ड रीडर्स जूरी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन
सेओंग ही रयू के लिए जीतान 35, 36, 12। पार्क चान-वुक, कोरियाई, IPA, PAK TNU के। जन्म 23 अगस्त 1963, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और पूर्व फिल्म समीक्षक है। उन्हें दक्षिण कोरियाई सिनेमा के साथ साथ 21वीं सदी के विश्व सिनेमा के सबसे प्रमुख फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। दो उनकी फिल्में, जो अक्सर अपराध, रहस्य और थ्रिलर को अन्य शैलियों के साथ मिलाती है, ने अपनी सिनेमेटोग्राफी, फ्रेमिंग, ब्लैक ह्यूमर और अक्सर क्रूर विषयवस्तु के लिए कुख्याति प्राप्त की है। 3, 4। 1990 के दशक में दो असफल फिल्मों के बाद, जिन्हें उन्होंने बाद में काफी हद तक अस्वीकार कर दिया, पार्क अपने प्रशंसित तीसरे निर्देशन के प्रयास, जॉइंट सिक्योरिटी एरिया, 2000 से प्रमुखता में आए, जो उस समय दक्षिण कोरियाई इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और जिसे पार्क खुद अपने निर्देशन की शुरुआत मानना पसंद करते हैं। 5, 6। अपनी नई रचनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए, उन्होंने अपनी अनौपचारिक द वेंजेंस ट्रिलॉजी बनाने वाली फिल्मों का निर्देशन किया। सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस, 2002, एक वित्तीय विफलता जिसने आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया। इसके बाद ओल्ड बॉय, 2003 और लेडी वेंजेंस, 2005 आईं, जिनमें से दोनों को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और वे आर्थिक रूप से सफल रहीं। ओल्ड बॉय विशेष रूप से अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक मानी जाती है। द वेंजेंस ट्रिलॉजी के बाद पार्क के अधिकांश काम दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रहे, जैसे कि प्यास, 2009, द हैंडमेडेन, 2016, जिसने पार्क को अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार दिलाया, और डिसीजन टू लीव, 2022, जिसने 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। 12। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की लघु श्रृंखला द लिटिल ड्रमर गर्ल, 2018 और द सिंपैथाइजर, 2024 का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन। पार्क चान-वुक का जन्म 23 अगस्त 1963 को सियोल में हुआ था। 13। उनके माता-पिता दोनों ही मूल सियोल निवासी थे, जो 5 पीढ़ियों से सियोल में रह रहे हैं। उनके पिता, पार्क डॉनसियो, वास्तुकला के प्रोफेसर और अजो विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व डीन थे। इस बीच, उनके दादा, पार्क सेउंगसियो, कोरियाई बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। 14। पार्क ने सोगांग विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया, जहां वे फोटोग्राफी क्लब और फिल्म क्लब में शामिल हुए। 15। मूल रूप से एक कला समीक्षक बनने का इरादा रखने वाले पार्क ने वर्टिगो को देखने के बाद फिल्म निर्माता बनने का संकल्प लिया। 16। स्नातक होने के बाद उन्होंने पत्रिकाओं के लिए फिल्म पर लेख लिखे और जल्द ही यू योंगजिन द्वारा निर्देशित ककमडोंग और क्वाक जेयोंग, माई सैसी गर्ल द्वारा निर्देशित वाटर कलर पेंटिंग इन ए रेनी डे जैसी फिल्मों के सहायक निर्देशक बन गए। 17। आजीविका। पार्क की पहली फीचर फिल्म द मून एज, द सन ड्रीम, 1992 थी। 5 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म ट्रायो बनाई। पार्क की शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं और उन्होंने आजीविका चलाने के लिए फिल्म समीक्षक के रूप में अपना करियर बनाया। 18। 2017 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी निर्देशन की पहली फिल्म जैसे है, लेकिन मैं इसे इसी तरह रखना चाहता हूं। 19। 2000 में पार्क ने ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया का निर्देशन किया, जो व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों ही दृष्टि से एक बड़ी सफलता थी, यहां तक कि दक्षिण कोरिया में बनी उस समय की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म के रूप में कांग जेग्यू की श्री को भी पीछे छोड़ दिया। 20। इस सफलता ने पार्क के लिए अपनी अगली फिल्म को और अधिक स्वतंत्र रूप से बनाना संभव बना दिया। सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस इसी रचनात्मक स्वतंत्रता का परिणाम है। पार्क की अनौपचारिक रूप से शीर्षक वाली वेंजेंस ट्रिलॉजी में सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस, 2002, ओल्ड बॉय, 2003 और लेडी वेंजेंस, 2005 शामिल है। इसे मूल रूप से एक त्रयी के रूप में नहीं बनाया गया था। पार्क ने ओल्ड बॉय के लिए 2004 के कान फिल्म समारोह में
ग्रैंड प्रिक्स जीता। फिल्में प्रतिशोध की निरर्थकता और इसमें शामिल लोगों के जीवन पर किस तरह कहर बरपाती है, इस बारे में है। 21 लेडी वेंजेंस को अप्रैल 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स थिएटर रिलीज के लिए टार्टन फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 22 अमेरिकी निर्देशक क्वेंटिन टारनटिनो पार्क के कट्टर प्रशंसक है। 2004 के कान फिल्म समारोह में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पार्क की ओल्डबॉय को पाल्मे डियोर से सम्मानित करने के लिए प्रयास किया। यह सम्मान अंततः माइकल मूर की फ़ारेनहाइट 9/11 को मिला। 23 ओल्डबॉय ने ग्रांड प्रिक्स जीता, जो कान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। टारनटिनो पार्क की जॉइंट सिक्योरिटी एरिया को 1992 के बाद से बनी शीर्ष 20 फिल्मों में से एक मानते हैं। 24 2004 से पार्क फिल्म निर्माण कंपनी मोहो फिल्म के मालिक है, जिसने स्नोपियर्सर 2013 और द हैंडमेडन 2016 के निर्माण में भाग लिया था। 25 2006 में पार्क 63वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आधिकारिक अनुभाग जूरी के सदस्य थे। फरवरी 2007 में पार्क ने 57वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अल्फ्रेड बाउर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार महोत्सव के संस्थापक के नाम पर और नए दृष्टिकोणों को पेश करने वाले कार्यों की प्रशंसा में पार्क को उनकी फिल्म आई एम ए साइबॉर्ग बट दैट्स ओके के लिए दिया गया। 26 फेस्टिवल इंटरनेशनल डी सिनेमा डी कैटालुनिया 2009 में पार्क 2009 में पार्क ने सॉन्ग कांगहो अभिनीत वैम्पायर फिल्म थर्स्ट का निर्देशन किया, जिसने 2009 अक्टूबर 2014 में यह घोषणा की गई कि पार्क ने विज्ञानफाई बॉडी स्वैप फिल्म सेकंड बॉर्न का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 37 जनवरी 2018 में यह कहा गया था कि पार्क जॉन ले कैरे के उपन्यास द लिटिल ड्रमर गर्ल के टीवी मिनी सीरीज रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। यह उसी वर्ष अक्टूबर में BBC वन पर प्रसारित हुआ और इसमें माइकल शैनन, फ्लोरेंस पुग और अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने अभिनय किया। 38 24वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पार्क ने कहा कि वह फीचर फिल्मों, थिएटर और टीवी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें वेंजेंस ट्रिलॉजी में एक नई किस्त और डोनाल्ड ई वेस्टलेक के उपन्यास द एक्स का रूपांतरण शामिल है। 39 पार्क ने पहली बार 2009 में पुस्तक को रूपांतरित करने पर चर्चा की थी, जब उन्हें कोस्टागेवर से मंजूरी मिली थी, जिनके पास अधिकार थे और जिन्होंने उपन्यास के पिछले संस्करण का निर्देशन किया था। 41 मई 2020 में यह घोषणा की गई कि वह अपनी अगली फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे थे, जिसका शीर्षक अस्थायी रूप से हियोजिल ग्योलसिम द डिसीजन टू ब्रेक अप है। इसे एक मेलोड्रामा के रूप में वर्णित किया गया है और इसमें तांग वेई और पार्क हेल मुख्य भूमिका में होंगे। 43 अक्टूबर 2020 में फिल्म का शीर्षक डिसीजन टू लीव के रूप में सामने आया, जिसमें कहानी को एक मर्डर मिस्ट्री रोमांस के रूप में वर्णित किया गया है। फिल्म की शूटिंग उस महीने के अंत में शुरू होने वाली थी। 45 अप्रैल 2021 में A24 ने पार्क चान-वूक के निर्देशन के साथ एक टीवी रूपांतरण के लिए वियत थान गुयेन के 2015 के उपन्यास द सिंपैथाइजर को चुना। 47 अगस्त 2024 में पार्क ने द एक्स के अपने रूपांतरण का फिल्मांकन शुरू किया, जिसका शीर्षक नो अदर चॉइस है। 51 पार्क ने पिछले सहयोगियों ली क्यूंगमी, डॉन मैककेलर और ली जाहाई के साथ पटकथा लिखी। फिल्म में पार्क को अभिनेता ली ब्यूंगहुन और चा सेयुंगवोन के साथ फिर से काम करते हुए भी देखा जाएगा। 2020 में गैंग ने येओन सांगहो की हॉरर एक्शन थ्रिलर पेनिनसुला में अभिनय किया, जो 2016 की हिट ट्रेन टू बुसान का स्टैंडअलोन सीक्वल है। 43 इसके बाद उन्होंने हिरोकाजु कोरेएडा की फिल्म ब्रोकर में अभिनय किया, जहां उन्होंने डोंगसू की भूमिका निभाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके माता-पिता ने छोड़ दिया था और अब वह सॉन्ग कांगहो द्वारा निभाए गए अपने दोस्त के साथ परित्यक्त शिशुओं को बेचता है। 44 फिल्म ने 2022 के कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की। दिसंबर 2022 में
गैंग ने लगभग 7 वर्षों के बाद वाईजी एंटरटेनमेंट के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया। 45 और उसके बाद आ ग्रुप नाम से अपनी खुद की वन मैन एजेंसी की स्थापना की। 46 मार्च 2024 में इमेजिनस के उपाध्यक्ष रयू ह्युंगजिन ने सिने 21 के साथ एक साक्षात्कार में इमेजिनस के तहत संचालित 10 लेबल और उनके संबंधित नेताओं के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। इन लेबल में स्टूडियो ए था, जिसका सहनेतृत्व गैंग डोंगवोन द्वारा किया जाता है। इमेजिनस एक कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है, जिसकी स्थापना 2021 में स्टूडियो ड्रैगन के पूर्व सीईओ चोई जिन्ही ने की थी। इमेजिनस के पास पाइपलाइन में कई आगामी प्रोजेक्ट है। उनमें से एक पोलारिस है, जो जियोंग सेओकियोंग द्वारा लिखित एक ड्रामा है, जिसमें गैंग और जून जीह्यून मुख्य भूमिका में है, जिसे किम हिवोन द्वारा निर्देशित किया जाएगा और शोरनर और स्टूडियो ए द्वारा सहनिर्मित किया जाएगा। 47, 48, 49, 50 जून 2024 में गैंग को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया। 51 विवाद मार्च 2017 में मूवी वेबसाइट मैक्स मूवी के एक उपयोगकर्ता ने वर्तमान में सक्रिय मूवी अभिनेताओं की एक सूची अपलोड की, जो जापानी समर्थक सहयोगियों के वंशज है, और गैंग को सूचीबद्ध किया। उनके नाना ली जोंगमैन 1885 से 1977 को जापानी समर्थक जीवनी शब्दकोश में सूचीबद्ध किया गया है, जो जापानी औपनिवेशिक शासन के दौरान खनन व्यवसाय में शामिल थे और जापानी सेना को दान देते थे। 52 इस खुलासे के कारण गैंग ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और वैनिशिंग टाइम ए बॉय हू रिटर्न्ड कमेंट्री के लिए अपनी निर्धारित रिकॉर्डिंग रद्द कर दी। 53 54 पृष्ठांकन मई 2022 में गैंग को फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन के लिए हाउस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। 55 56 57 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2004 झूठ बोलना बहुत सुंदर है चोई हिचेओल। भेड़ियों का प्रलोभन जियोंग ताएसियोंग। 2005 द्वंद्ववादी उदास आंखों। 2006 पुणे गुरुवार जियोंग युनसु। 2007 एक हत्यारे की आवाज उठाई गिरा आवाज एम हान मिनवू। 2009 जीन वूची ताओवादी जादूगर जीन वूची। 2010 गुप्त पुनर्मिलन सॉन्ग जीवोन हंटर्स चोइन। 2011 कमीलिया नीलकंठ खंड प्यार बिक्री के लिए। 2013 एक्स लघु फिल्म। 2014 कुंडो उग्रता का युग जो यूं मेरा शानदार जीवन डेसु। 2015 पुजारी डीकन चोई। गैंग डोंगवोन कोरियाई। जन्म 18 जनवरी 1981, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्होंने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की और फिल्म टेम्पटेशन ऑफ वुल्व्स 2004 के माध्यम से स्टारडम हासिल किया। इसके बाद उन्हें मॉन्डी थर्सरे 2006, जियोन वूची द ताओइस्ट विजार्ड 2009, सीक्रेट रियूनियन 2010, कुंडो एज ऑफ द रैम्पेंट 2014, द प्रीस्ट्स 2015, ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर 2016, मास्टर 2016 और पेनिनसुला 2020 फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन गैंग डोंगवोन का जन्म 18 जनवरी 1981 को बुसान में हुआ था और वे दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के चांगवोन में पले बढ़े। उनके पिता गैंग चेओलवू एक इंजीनियर थे और बाद में एसपीपी हैवी इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष बने। 2 गैंग के परिवार को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और गैंग को अपनी ट्यूशन फीस चुकाने के लिए कॉलेज में पार्ट टाइम काम करना पड़ा। 3-4 137 के आईक्यू के साथ शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली गैंग ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ अनसन में हन्यांग विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 5 आजीविका 2000 से 2004 शुरुआत 2000 में जब गैंग प्रथम वर्ष के विश्वविद्यालय के छात्र थे तो उन्हें एक मॉडलिंग एजेंट ने सड़क पर देखा। इस तरह उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ
और वे पेरिस में DKNY, गुच्ची और ह्यूगो बॉस जैसे प्रेटे पोर्टर संग्रह के लिए कैटवॉक पर दिखाई दिए, साथ ही स्थानीय सियोल फैशन आर्टिस्ट एसोसिएशन SFA के लिए भी। 6. जो सुंगमो के आइस वियर के लिए संगीत वीडियो में कास्ट किए जाने के बाद गैंग ने अभिनय कक्षाएं लेना शुरू कर दिया, जिससे उनके करियर में बदलाव आया। 7. उन्होंने 2003 में टेलीविजन पर अपने अभिनय की शुरुआत की, कंट्री प्रिंसेस, जिसे फनी वाइल्ड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, में एक क्षेत्रीय बोली वाले डॉक्टर की भूमिका निभाई और समथिंग अबाउट 1% में एक चैबोल के बेटे की भूमिका निभाई। 6. 8. 2004 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी टू ब्यूटीफुल टू लाई की शूटिंग की, जो मध्यम रूप से सफल रही। 2005 से 2010 कैरियर में सफलता और मुख्यधारा की सफलता। गैंग की पहली वास्तविक सफलता टेम्पटेशन ऑफ वॉल्व्स में मिली, जो गुइयोनी के किशोर इंटरनेट उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था। 9. गैंग की लोकप्रियता बाद में बढ़ी, जो अन्य एशियाई देशों, विशेष रूप से जापान तक फैल गई। इसके बाद वह मैजिक में एक एंटीहीरो के रूप में टेलीविजन पर थोड़े समय के लिए लौटे, हालांकि इसे कम रेटिंग मिली। 6. 8. गैंग की अगली भूमिकाएं मॉन्डी थर्सरे में मौत की सजा पर एक कैदी की भूमिका थी, 10 और वॉयस ऑफ ए मर्डरर में प्रतिपक्षी, 11 ड्यूलिस्ट और एम में ऑथर ली म्यूंगसे के साथ उनके 2 सहयोगों ने कोरियाई सिनेमा में शीर्ष युवा अभिनेताओं में से एक के रूप में गैंग की स्थिति को और मजबूत किया, 7 12 13 जिससे उन्हें अपने स्टाइलिश स्वभाव और भूमिकाओं के विविध विकल्प के लिए आलोचनात्मक मान्यता मिली। 6 गैंग ने कहा कि उन्होंने एक्शन फंतासी जियोन वूची द ताओइस्ट विजार्ड में शरारती शीर्षक चरित्र को निभाने का फैसला किया क्योंकि वह एक मजेदार फिल्म पर काम करना चाहते थे, क्योंकि वह कई गंभीर फिल्मों पर काम करने के दौरान भावनात्मक रूप से थक चुके थे। 14 चोई डोंगहून की फिल्म एक हॉलिडे ब्लॉकबस्टर बन गई, जिसने कोरिया में अवतार की रिलीज के केवल एक हफ्ते बाद सिनेमाघरों में खुलने के बावजूद सर्दियों के मौसम में 6 मिलियन से अधिक टिकट बेचे। 15 16 2010 में उन्हें जंगहून की जासूसी फिल्म सीक्रेट रियूनियन में अनुभवी अभिनेता सॉन्ग कांगहो के साथ कास्ट किया गया था। 17 यह 2010 की सबसे बड़ी कोरियाई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें 5 मिलियन से अधिक टिकट बिके। थ्रिलर हॉन्टर्स 19 20 2010 से 2012 सैन्य सेवा गैंग ने 18 नवंबर 2010 को दक्षिण चुंगचियोंग प्रांत में नॉनसन सैन्य शिविर में 4 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए भर्ती कराया। 21 इसके बाद सियोल सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में एक सार्वजनिक सेवा कार्यकर्ता के रूप में गैरस्क्रिय ड्यूटी की। उन्हें 12 नवंबर 2012 को छुट्टी दे दी गई। 22 उनकी रिहाई के दिन उनकी एजेंसी ने शहर भर में विभिन्न स्थानों पर उनके 3 मिनट के यूट्यूब क्लिप को अपलोड किया, जिसका शीर्षक था गैंग डोंगवोन इन ए डे। 23 2013 वर्तमान अभिनय में वापसी 2013 में गैंग किम जीवून द्वारा निर्देशित 30 मिनट की जासूसी थ्रिलर द एक्स में दिखाई दिए। 24 2014 में गैंग यू जोंगबिन की पीरियड एक्शन फिल्म कुंडो एज ऑफ द रैम्पेंट में बड़े पर्दे पर लौटे, जिसमें उन्होंने एक नाजायज रईस के बेटे की भूमिका निभाई, जो 19वीं सदी के जोसियन राजवंश में रॉबिन हुड जैसे अपराधियों के एक समूह को नष्ट करने का प्रयास करता है। 25-26 इसके बाद उन्होंने माई ब्रिलियंट लाइफ में अभिनय किया, जो कि ई जेयोंग की किम एरन के बेस्टसेलिंग उपन्यास माई पैल्पिटेटिंग लाइफ का फिल्म रूपांतरण है, जो एक ऐसे जोड़े के बारे में है जिन्हें प्रोजेरिया से पीड़ित अपने बेटे को समय से पहले बूढ़ा होते देखना पड़ता है। 27, 28, 29 2015 में गैंग ने जंग जेह्यून की रेहे से थ्रिलर द प्रीस्ट्स में जीन वूची के सहकलाकार किम यूसोक के साथ फिर से काम किया। 30 2016 में गैंग ने ली इलह्युंग द्वारा निर्देशित अपराध फिल्म ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर में एक युवा ठग की भूमिका निभाई। 31
जो 2016 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म बन गई। 32 उन्होंने उमताएवा की फंतासी फिल्म वेनिशिंग टाइम, ए बॉय हु रिटर्न्ड। 33 और चो उई-सोक की वित्तीय थ्रिलर फिल्म मास्टर में ली ब्युंग-हुन और किम वूबिन के साथ अभिनय किया। 34 यूनाइटेड आर्टिस्ट एजेंसी के साथ अनुबंध समाप्त करने के बाद 35 गैंग ने जनवरी 2016 में एक नई एजेंसी YG एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 36 2017 में गैंग ने जंग जूनवान की ऐतिहासिक फिल्म 1987 व्हेन द डे कम्स में ली हान्योल के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई। 37 2018 में गैंग ने नोह डोंगसोक की थ्रिलर गोल्डन स्लंबर में एक राजनेता की हत्या के लिए तैयार किए गए डिलीवरी मैन की भूमिका निभाई, जो इसाका कोटारो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 38 39 उनकी अगली परियोजना किम जी-वून की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर इलंग द वुल्फ ब्रिगेड थी, जो कि जिनरोह द वुल्फ ब्रिगेड एक जापानी एनिमेटेड थ्रिलर पर आधारित फिल्म रूपांतरण है। पार्क जियोंगमिन, कोरियाई, जन्म 24 मार्च 1987, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता और लेखक है। उन्हें ब्लैक नाइट 2011, डोंगजू द पोर्ट्रेट ऑफ ए पोएट 2016, कीज टू द हार्ट 2018, स्टार्टअप 2019, डिलीवर अस फ्रॉम एविल 2020 और स्मगलर्स 2023, साथ ही टेलीविजन सीरीज हेलबाउंड 2021 और द आर्ट शो 2024 में अभिनय के लिए जाना जाता है। पार्क बेस्टसेलर पुस्तक ए यूजफुल पर्सन के लेखक भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 2005 में पार्क ने प्रतिष्ठित कोरिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और बाद में फिल्म निर्माता बनने के इरादे से पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में फिल्म मेकिंग में महारत हासिल की, लेकिन बाद में सेना से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने अभिनय में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। 2 इसके बाद पार्क ब्यून योहान, लिम जियोन और सुहो जैसे सहपाठियों के साथ 2009 की कक्षा का हिस्सा बन गए। 3 आजीविका 2011 से 2016, सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा 2011 में पार्क ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र फिल्म ब्लैक नाइट के साथ अपनी स्क्रीन शुरुआत की। 4 जिसके लिए उन्हें 20वें बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2016 में डोंगजू द पोर्ट्रेट ऑफ ए पोएट में सॉन्ग मोंगग्यू के रूप में अपने प्रदर्शन के साथ सफलता हासिल की, जो कवि यू डोंगजू के चचेरे भाई थे, जो कोरिया के जापानी कब्जे के दौरान अपने प्रतिरोध लेखन के लिए जाने जाते थे। 5 उनके चित्रण ने उन्हें 52वें बेकसांग कला पुरस्कार, 37वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार, 36वें गोल्डन सिनेमा महोत्सव, कोरिया फिल्म एक्टर्स एसोसिएशन पुरस्कार, 16वें निर्देशक के कट पुरस्कार और 22वें चुनसा फिल्म कला पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 2017 वर्तमान, बढ़ती लोकप्रियता और निर्देशन की शुरुआत 2017 में पार्क ने विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट के कोरियाई रूपांतरण में रोमियो के रूप में थिएटर में वापसी की, जिसमें मून ग्यूनेंग ने जूलियट की भूमिका निभाई। 6 2018 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म कीज टू द हार्ट में एक प्रतिभाशाली पियानो वादक के रूप में अभिनय किया, जिसे सावंत सिंड्रोम था। 7 उसी वर्ष पार्क सुपरहीरो फिल्म साइकोकाइनेसिस 8 में दिखाई दिए और ली जूनिक की ड्रामा फिल्म सनसेट इन माई होमटाउन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक रैपर की भूमिका निभाई। 9 पेशेवर रैपर्स की मदद से पार्क ने 1 साल तक रैपिंग का अभ्यास किया और फिल्म में दिखाई देने वाले गीतों के लिए बोल लिखे। 10 2019 में पार्क 2019 में पार्क ने मिस्ट्री थ्रिलर स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर 11 में अभिनय किया। इसके बाद क्राइम ड्रामा फिल्म तज्जा, वन आइड जैक 12 और वेबटून आधारित कॉमेडी फिल्म स्टार्टअप में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 13 2020 में पार्क नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म टाइम टू हंट 14 के मुख्य कलाकारों का हिस्सा था, जिसका प्रीमियर 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। उस वर्ष बाद में
पार्क ने ह्वांग जंगमिन और ली जंगजे के साथ एक्शन फिल्म डिलीवर अस फ्रॉम एविल में यूई के रूप में अभिनय किया, जो एक ट्रांसजेंडर महिला है जो सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरना चाहती है, लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। 15 यह फिल्म 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई। 16 अपने चित्रण के लिए पार्क ने 41वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 57वें बेक्सांग कला पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म, 40वें कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स पार्क ने एल कोरिया की 28वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष परियोजना के हिस्से के रूप में रिकनेक्ट के लिए एक संगीत वीडियो भी लिखा और निर्देशित किया। 2021 में पार्क ने ड्रामा फिल्म मिरेकल लेटर्स टू द प्रेसिडेंट में अभिनय किया। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत शॉर्ट फिल्म अनफ्रेम्ड वोट फॉर इनो से की, जिसका प्रीमियर 26वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज हेलबाउंड के साथ हुआ, जिसमें पार्क ने छोटे पर्दे पर वापसी की। 2023 में पार्क ने किम हायेसू, यम जंगाह और जो इंसुंग के साथ एक्शन क्राइम फिल्म स्मगलर्स में अभिनय किया। 2024 में पार्क ने एक और नेटफ्लिक्स मूल श्रृंखला द आर्ट शो में अभिनय किया, जो बे जिंसू द्वारा नेवर वेबटून मनी गेम और पाई गेम पर आधारित थी। अन्य गतिविधियों लिखना 2014 में पार्क टॉप क्लास पत्रिका के लिए मासिक कॉलम के लेखक बन गए और समर्पित पाठकों का एक समूह स्थापित किया। उनके कॉलम का नाम इयोन ही है, जिसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से दूसरों को खुश करना। 2 अपनी विनोदी और आत्महीन लेखन शैली के लिए जाने जाने वाले पार्क ने 2016 में निबंधों की अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था ए यूजफुल पर्सन। 2 पुस्तक बेस्टसेलर बन गई और 2019 तक इसकी 12वीं छपाई हो चुकी थी। 20 पार्क के पास सियोल के हापचोंगडोंग में बुक नाइट डे नामक एक किताबों की दुकान और कैफे भी है, जो 2019 में खोला गया था। 21 2020 के अंत में पार्क ने अपनी खुद की पुस्तक प्रकाशन कंपनी म्यूज बुक्स की स्थापना की और कंपनी द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक के संपादक बने। 22 फिल्मोग्राफी फीचर फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2011 उदास रात बेक ही जून जिन सोनक्यू जन्म 13 सितंबर 1977 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें बड़े पर्दे पर उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जैसे द आउटलॉज 2017 और एक्सट्रीम जॉब 2019। उन्होंने 2017 में 38वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में फिल्म द आउटलॉज में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2 शिक्षा जिन सेनक्यू का जन्म 13 सितंबर 1977 को दक्षिण कोरिया के दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के जिन्हेगु में हुआ था। उन्होंने जिन्हे हाई स्कूल को में पढ़ाई की और भारोत्तोलन, ताइक्वांडो और हाप्किडो जैसे खेलों का आनंद लिया। जिनका व्यक्तित्व डरपोक था, लेकिन जब उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया तो वे अधिक जीवंत हो गए। 3 1996 में हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान जिनकी आकांक्षाओं ने एक अलग दिशा ले ली जब वह एक दोस्त के साथ जिन्हे में एक छोटी थिएटर कंपनी में गया। जब उसने कलाकारों को एक साथ अभ्यास करते देखा तो उसे तुरंत अभिनय से प्यार हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर जिनको एहसास होता है कि वह हमेशा शर्मीला था और छाया में रहता था, जबकि दूसरे लोग हंसते थे और खुलकर बात करते थे। यह देखकर वह खुद को उस बेफिक्र माहौल में डुबोने के लिए तरस गया। मंच पर किसी और के रूप में अभिनय करना उसे बहुत खुशी देता था। 3 हाई स्कूल में जिनके अंतिम वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्होंने अपने परिवार को कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में अभिनय करने के लिए जाने के अपने इरादे के बारे में बताया। कुछ परिवार के सदस्यों ने सवाल किया कि क्या वह कॉमेडियन परीक्षा देने पर विचार करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अभिनय के लिए अच्छे दिखने वाले चेहरे की आवश्यकता होती है। 4 उनके पिता ने भी उन्हें हतोत्साहित किया। परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जिनके पिता चाहते थे
कि वे अपने परिवार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण एक स्थिर नौकरी करें। जिन ने कहा, इस स्कूल में दूसरों की तुलना में कम ट्यूशन है, इसलिए इसके लिए क्यों नहीं जाना चाहिए। जिनकी मां ने प्रवेश शुल्क के लिए 1.2 मिलियन वॉन उधार लिए, जिससे उन्हें स्कूल में गुप्त रूप से दाखिला लेने की अनुमति मिली। उनके पिता को इसके बारे में तभी पता चला जब जिन ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से अपना स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद जिन विश्वविद्यालय में अभिनय विभाग के तीसरे बैच में शामिल होने के लिए सियोल चले गए। 3-5 उन्होंने जंग यूजियोंग संगीत के स्नातक प्रदर्शन में अभिनय किया। आजीविका जिन पार्क बोक्यूंग और किम जीह्यून के साथ परफॉर्मेंस डिलीवरी सर्विस गंदा के 3 संस्थापक सदस्यों में से एक थे। थिएटर गंदा उस समय बनाया गया था जब मिन जुनहो क्षेत्रीय प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, खासकर द मिरर प्रिंसेस प्योंगगांग स्टोरी के निर्माण में सहायता निधि प्राप्त करने और त्योहारों में भाग लेने के लिए उन्हें एक थिएटर कंपनी की आवश्यकता थी। इसीलिए मिन जुनहो ने थिएटर गंदा स्थापित करने का फैसला किया। सदस्यों के दूसरे बैच में अभिनेता किम मिनजे, ली हीजून, जियोंग सेना, पार्क मिनजंग, जियोंग येओन, वू जीसून और निर्देशक ली जेजुन शामिल थे। 6 जिन सोनग्यू ने 2004 में द मिरर प्रिंसेस प्योंगगांग स्टोरी नाटक से शुरुआत की। 7 जिन सेनग्यू, जिन्होंने 2010 में एमबीसी नाटक रोल नंबर 1 किम जिनमिन द्वारा निर्देशित के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया। मुशिन 2012 किम जिनमिन द्वारा निर्देशित, प्राइड एंड प्रेजुडिस 2014 किम जिनमिन द्वारा निर्देशित और 3 डेज 2014 शिन क्यूंगसू द्वारा निर्देशित जैसे नाटकों में दिखाई दिए। हाल ही में उन्होंने एमबीसी के वीकेंड ड्रामा द रोजी लवर्स, द वूमन किम ग्यूनहोंग द्वारा निर्देशित के सीक्वल में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। 8 जिन ने कांग युनसियोंग की फिल्म द आउटलॉज में चीन के यानबियान से ब्लैक ड्रैगन गुट के सदस्य वेन सुंगरोक की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। उस भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में जजों से सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने के बाद वह फिल्म उद्योग में स्टारडम की ओर बढ़ गए। 9-10 वह फिल्म कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2 इंटरनेशनल में जंग म्योंगजून के रूप में दिखाई देते हैं। वह उत्तर कोरिया के एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं जो एक वैश्विक आपराधिक संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। 11 व्यक्तिगत जीवन जिन सोनक्यू ने 2011 में अभिनेत्री पार्क बोक्यूंग से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। चा सेउंगवोन कोरियाई, जन्म 7 जून 1970, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है जिन्होंने 1990 के दशक में एक इन डिमांड फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था। चा ने हिट कॉमेडी फिल्मों किक द मून 2001, जेल ब्रेकर्स 2002, माई टीचर, मिस्टर किम 2003 और घोस्ट हाउस 2004 के जरिए स्टारडम हासिल किया। अन्य शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करने के बाद, विशेष रूप से पीरियड थ्रिलर ब्लड रेन 2005 और मेलोड्रामा माई सन 2007 में, चा की लोकप्रियता टेलीविजन सीरीज बॉडीगार्ड 2003, सिटी हॉल 2009, द ग्रेटेस्ट लव 2011, ए कोरियन ओडिसी 2017, वन ऑर्डिनरी डे 2021 और अवर ब्लूज 2022 के साथ जारी रही। आजीविका चा ने सुंगक्यंकवान विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ दी, और 1988 में एक फैशन मॉडल के रूप में एक सफल कैरियर शुरू किया। 2 उन्हें टीवी सिटकॉम न्यूयॉर्क स्टोरी में कास्ट किया गया, जिसने अंतः फिल्म में उनकी शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। 3 हालांकि उनकी पहली फिल्म हॉलिडे इन सियोल 1997 और उसके बाद की कई भूमिकाओं ने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने 2000 में अग्निशमन फिल्म लिब्रामी में एक आगजनी करने वाले के रूप में अपने प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित किया। अगली गर्मियों में किम सांगजिन की कॉमेडी किक द मून 4.3 मिलियन से अधिक टिकट बेचे गए,
की अपार सफलता ने उन्हें मजबूत स्टार अपील वाले अग्रणी अभिनेता के रूप में उद्योग में स्थान दिलाया। 3 तब से चा देश के कुछ निश्चित बॉक्स ऑफिस ड्रॉ में से एक बन गए हैं। प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं के 2005 के एक सर्वेक्षण में उन्हें दक्षिण कोरिया के शीर्ष 10 सबसे बैंकेबल सितारों में स्थान दिया गया था। 4 2003 की शुरुआत में चा ने एक भ्रष्ट स्कूल शिक्षक के रूप में थोड़ी अधिक गंभीर भूमिका निभाई, जिसे फिल्म माई टीचर मिस्टर किम में एक देश के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म ने 2.4 मिलियन से अधिक प्रवेश अर्जित किए और चा को उनकी अभिनय क्षमताओं के लिए अतिरिक्त प्रशंसा मिली। उन्होंने बाद में 2007 की कॉमेडी स्मॉल टाउन राइवल्स 5 के लिए निर्देशक जंग ग्यूसियोंग के साथ फिर से टीम बनाई। 3 चा जुलाई 2003 में प्रसारित KBS 2 के सप्ताहांत नाटक बॉडीगार्ड में एक निजी अंगरक्षक के रूप में दिखाई दिए। 6 उनकी अगली भूमिका घोस्ट हाउस में उन्हें निर्देशक किम सांगजिन के साथ एक सफल कॉमेडी में फिर से जोड़ा गया, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जो एक सपनों का घर खरीदता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक युवा महिला भूत द्वारा प्रेतवाधित है। 3 2005 में चा ने उन हास्य भूमिकाओं को एक तरफ रख दिया जिसके लिए वह जाने जाते थे और भयानक पीरियड थ्रिलर ब्लड रेन में दिखाई दिए। 7 8 फिल्म की अप्रत्याशित रूप से मजबूत व्यावसायिक सफलता ने कोरियाई दर्शकों के बीच चा की लोकप्रियता की पुष्टि की। 3 उन्होंने जंग जिनकी मर्डर टेक 1, जिसे द बिग सीन के नाम से भी जाना जाता है, में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। 9 10 11 उन्हें उनकी एजेंसी गुडर बेटर एंटरटेनमेंट से प्रमुख फिल्म अभिनेता के रूप में नामित किया गया था। 12 चा ने अपने पहले मेलोड्रामा ओवर द बॉर्डर 2006 में अभिनय किया, जो एक उत्तर कोरियाई दलबदलू के बारे में था। 13 14 15 इसके बाद वह माई सन 2007 में जंग जिन के साथ फिर से जुड़े और उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में उनके अनुभव ने चरित्र को सीखने में बहुत मदद की। 16 इसके बाद स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर आई फॉर एन आई 2008, 17 और सीक्रेट 2009 आई। 18 19 20 21 चा 2009 में लेखक किम यूनसूक द्वारा लिखित राजनीतिक कहानी सिटी हॉल में टेलीविजन पर लौटे। 22 23 24 2010 उनके लिए एक व्यस्त वर्ष था। 25 26 चा 2 फिल्मों में दिखाई दिए, ली जूनेक हेलमेट पीरियड एक्शनर ब्लेड्स ऑफ ब्लड 27 और कोरियाई युद्ध फिल्म 71 इनटू द फायर 28 29 30 इसके बाद जासूसी श्रृंखला एथेना गॉडेस ऑफ वॉर 31 32 33 34 चा 22 से प्रथम जून 2010 में 2011 में हिट रोमांटिक कॉमेडी सीरीज द ग्रेटेस्ट लव में उनका किरदार घमंडी टॉप स्टार डो को जिन एक मिनी पॉप कल्चर घटना बन गया, जिसने कई वाणिज्यिक सौदों और पैरोडी को जन्म दिया, साथ ही चा के लिए पुरस्कार भी जीते। 35 36 37 चा ने 2012 में जापानी अभिनेताओं त्सुयोशी कुसंगी, रयोको हिरोसु, तेरुयुकी कागावा और कोरियाई दिग्गज अभिनेता किम युंगसू के साथ स्टेज प्ले ब्रिंग मी माई चैरियट फायर में अपना थिएटर डेब्यू किया। ऐतिहासिक रूप से अशांत 1900 के दशक की शुरुआत में सेट कथानक कोरिया और जापान के कलाकारों की दोस्ती पर केंद्रित है, जो पारंपरिक कोरियाई कलाओं को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। 38 39 40 2014 में चा ने टैलेंट एजेंसी YG एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया। 41 42 फिर पुलिस सीरीज यू आर ऑल सराउंडेड में अभिनय किया। 43 इसके बाद कॉमेडी नोयर फिल्म मैन ऑन हाई हील्स में निर्देशक जंग जिनके साथ उनकी तीसरी टीम अप हुई, जिसमें चा की माचो छवि को एक ट्रांसजेंडर हत्याकांड जासूस की भूमिका निभाकर बदल दिया गया। 44 45 2015 में चा 3 मील्स ए डे गोचांग विलेज में दिखाई दिए, जो कि दूरस्थ मांझे द्वीप पर सेट एक केबल रियलिटी शो था, जिसके लिए उन्होंने न्यूनतम मात्रा में सामग्री और उपकरणों के बावजूद अपने बहुमुखी खाना पकाने के कौशल के कारण चाजुम्मा
अजुमा शब्द से उपनाम अर्जित किया। 46, 47, फिर उन्हें पीरियड ड्रामा स्प्लेंडिड पॉलिटिक्स में प्रिंस ग्वांगहे के रूप में लिया गया, जो जोसियन राजवंश की पृष्ठभूमि के बीच सिंहासन के लिए सत्ता संघर्ष पर केंद्रित था। 48, 49, चा ने अगली बार कांग वूसुक के पीरियड महाकाव्य गोसांजा डेडोंग्योजिदो में मानचित्रकार और भूविज्ञानी किम जोंगहो की भूमिका निभाई, जिसे पार्क बमशिन के उपन्यास द मैप मेकर से रूपांतरित किया गया। 2017 में चा को टीवीएन की फंतासी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ए कोरियन ओडिसी में हांग बहनों द्वारा कास्ट किया गया था। 51, चा ने 2019 में पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म चीयर अप, मिस्टर ली, 52 और 2021 में आपदा फिल्म सिंकहोल में अभिनय किया। 53, बाद में 2021 में उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज क्रिमिनल जस्टिस पर आधारित कूपंग प्ले की टेलीविजन सीरीज वन ऑर्डिनरी डे में किम सुह्यून के साथ अभिनय किया। 54, 2022 में वह टीवीएन ड्रामा अवर ब्लूज में दिखाई दिए। 55, व्यक्तिगत जीवन। चा और उनकी पत्नी ली सुजिन बेटी चा येनी, जन्म 2003, नाम रखा गया राहेल, के जैविक माता पिता है। जुलाई 2014 में चा और ली के बेटे चा नोआह, जन्म 1989, नाम रखा गया नूह, का जन्म पिता होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति 56 ने चा के खिलाफ 100 मिलियन का मानहानि का मुकदमा दायर किया और जल्दी ही वापस ले लिया, जिसके कारण अभिनेता ने स्वीकार किया कि नोआह ली की पिछली शादी से उनका बेटा है, और जब उनकी और ली की शादी हुई तो चा ने कानूनी तौर पर नोआह को गोद लिया था, जो उस समय 3 साल की थी। चा ने पहले नोआह की उम्र से मेल खाने के लिए अपनी शादी की तारीख 1989 बताई थी। गलत तारीख दर्ज करने के लिए माफी मांगी थी क्योंकि उनके बेटे को उसके पितृत्व का पता नहीं था। 57, 58, फिल्मोग्राफी। पार्क चान-वुक की फिल्मों ने अपनी सिनेमेटोग्राफी और फ्रेमिंग, काले हास्य और अक्सर क्रूर विषय वस्तु के लिए कुख्याति प्राप्त की है। 3, 4, मई 2004 में द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में पार्क ने सोफोकल्स, शेक्सपियर, काफ्का, दोस्तोवस्की, बाल्जाक और कर्ट वोंगुट को अपने करियर पर प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया। 16, लेसिनेटेक के लिए उनकी 61 पसंदीदा फिल्मों की सूची में लुचिनो विस्कोंटी, एबेल फेरारा, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी, मिकियो नरूस और अल्फ्रेड हिचकॉक की कई फिल्में शामिल है। 53, उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर को अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया है, जो फिल्म इतिहास का स्मारक है। 54, पार्क का फिल्म उद्योग में विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ सफल सहयोग का इतिहास रहा है। इन सहयोगों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी संपादक किम सांगबम के साथ है। 55, उनका संबंध उस समय का है जब पार्क, जो उस समय कॉलेज के छात्र थे, प्रधान संपादक किम सांगबम के नेतृत्व में निर्देशन विभाग में शामिल हुए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि संपादक किम सांगबम के दिवंगत पिता, संपादक किम हीसू, पार्क चान-वुक की पहली फिल्म द मून एज, द सनस ड्रीम में संपादक के रूप में शामिल थे। फिल्म जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 1998 के बाद से संपादक किम सांगबम ने स्टोकर 2013 को छोड़कर द हैंडमेडन तक पार्क चान-वुक के सभी कार्यों को संपादित किया है। 56, पार्क की नवीनतम फिल्म डिसीजन टू लीव। पार्क ने जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 1998 के बाद से संगीत निर्देशक जो योंगवुक के साथ भी काम किया है। उसके बाद से दोनों ने कई अन्य प्रोजेक्ट पर साथ काम किया है, जिसमें ओल्ड बॉय, सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस, द हैंडमेडन और डिसीजन टू लीव शामिल है। 58, 59, पार्क ने कला निर्देशक रयू सेओंगही के साथ भी मिलकर काम किया है, जो मेमोरीज ऑफ मर्डर की फिल्म बना रहे थे, जब पार्क ने उनसे ओल्ड बॉय पर काम करने के लिए कहा था। उसके बाद से उन्होंने पार्क के साथ आई एम ए साइबॉर्ग, बट दैट्स ओके, थर्स्ट, द हैंडमेडन और डिसीजन टू लीव पर काम किया है। 56, पार्क के एक और उल्लेखनीय सहयोगी छायाकार चुंग चुंगहून है। दोनों की पहली मुलाकात ओल्ड बॉय के निर्माण के दौरान हुई थी। उसके बाद से दोनों ने कई अन्य परियोजनाओं पर एक साथ काम किया है,
जिसमें सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस, आई एम ए साइबॉर्ग, बट दैट्स ओके, थर्स्ट और द हैंडमेडन शामिल है। चुंग को प्रकाश और कैमरा वर्क के असाधारण उपयोग के लिए जाना जाता है और उनकी दृश्य शैली पार्क की वायुमंडलीय और नेत्रहीन आश्चर्यजनक फिल्मों के लिए एक मजबूत मैच रही है। 60 उन्होंने कई परियोजनाओं पर पटकथा लेखक जियोंग सेओक्योंग के साथ अक्सर सहयोग किया है, जैसे सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस, आई एम ए साइबॉर्ग, बट दैट्स ओके, थर्स्ट, द हैंडमेडन और डिसीजन टू ली। 56, 61, 62, 63 पार्क में शीर्ष स्तर की अभिनय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की प्रतिभा है। कोरिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध सितारे, जैसे चोई मिनसिक और सॉन्ग कांगहो, उनके कास्टिंग चयन का अभिन्न अंग रहे हैं। सॉन्ग कांगहो विशेष रूप से पार्क की 6 फीचर लंबाई वाली फिल्मों में दिखाई दिए हैं। पार्क हेल और शिन हाक्यून ने भी पार्क के साथ कई मौकों पर काम किया है, क्रमशः 3 और 4। उनके सहयोग को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने बहुत सराहा है। पार्क चानवुक की कृतियों में आवर्ती कलाकार। पार्क का लालन पालन कोरिया में एक कट्टर कैथोलिक परिवार में हुआ था और वह खुद को नास्तिक बताता है। 64, 65 पार्क का लालन पालन ऐसे माहौल में हुआ जिसने संस्कृति और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उनके पिता पार्क डॉन्सियो वास्तुकला के प्रोफेसर और अजो विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व डीन के रूप में सेवा करते थे, जबकि उनके दादा पार्क सेउंगसियो कोरियाई बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के सम्मानित पद पर थे। इसके अतिरिक्त पार्क के छोटे भाई पार्क चाणक्योंग एक मल्टीमीडिया कलाकार के रूप में सक्रिय है। 15 पार्क को अपनी भावी पत्नी किम यूनही से एक साझा मित्र ने मिलवाया था जब वह इवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी में छात्रा थीं। 14 15वें माराकेच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पार्क ने अपने करियर के दौरान समर्थन के लिए अपनी पत्नी किम यूनही को श्रद्धांजलि दी। 64 पार्क की बेटी पार्क सेओवू ने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में अध्ययन किया और द हैंडमेडन के लिए कला टीम के सदस्य के रूप में काम किया। 66 उन्होंने डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के लिए समर्थन जताया और इसके उत्तराधिकारी न्यू प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य भी थे। उन्होंने 2017 के दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव में जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार सिम सांगजंग का समर्थन किया। 67 फिल्मोग्राफी विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र। स्रोत कोरियन मूवी डेटाबेस। 68 वर्ष शीर्षक श्रेय दिया गया। ह्वांग जंगमिन जन्म 1 सितंबर 1970 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्होंने खुद को रोमांटिक ड्रामा यू आर माई सनशाइन 2005 में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक, ह्वांग ने कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे द अनजस्ट 2010, डांसिंग क्वीन 2012, न्यू वर्ल्ड 2013, और टू माई फादर 2014, वेटरन 2015, द हिमालयाज 2015, ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर 2016, द वेलिंग 2016, द स्पाई गॉन नॉर्थ 2018, डिलीवर अस फ्रॉम एविल 2020, 12.12, द डे 2023। 4-5 उत्तरार्ध में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 7वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 ह्वांग दक्षिण कोरिया के दूसरे अभिनेता है जो चुंगमुरो में 100 मिलियन व्यूअर क्लब का हिस्सा बने हैं। 7 आजीविका 1995 से 2004 फिल्मों में शुरुआत और बदलाव। ह्वांग जंगमिन ने संगीत थिएटर में अपना करियर शुरू किया। 1995 में लाइन 1 में अपने अभिनय की शुरुआत की। 8, 9, 10 इसके बाद उन्होंने डेहंगनों में जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार और कैट्स जैसे विभिन्न संगीत और नाटकों में अभिनय किया। मंच पर करियर के बावजूद ह्वांग को फिल्म में आने में कठिनाई हुई। उन्हें पहचान के लिए लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ा। लोगों ने कहा कि उनके पास फिल्म के लिए सही चेहरा नहीं है। उन्होंने अपने सपने को छोड़ने पर भी विचार किया,
लेकिन अभिनय के रास्ते पर चलने के अपने दृढ़ विश्वास पर अड़े रहे। ह्वांग ने कहा, मंच के बारे में दिलचस्पी होने और मंच पर उस व्यक्ति के होने का एहसास होने के बाद मैंने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। 11 उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 2001 की फिल्म वाइकिकी ब्रदर्स में कास्ट किया गया, जो कोरिया में स्लीपर हिट रही। एक निराशाजनक ड्रमर की भूमिका में ह्वांग ने एक मजबूत छाप छोड़ी और अनुकूल समीक्षा अर्जित की। निर्देशक यिम सूनरे ने उन्हें एक अनकट रत्न कहा। ह्वांग ने रोड मूवी, ए गुड लॉयर्स वाइफ, हेवंस सोल्जर्स और ए बिटरस्वीट लाइफ में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 12 2005 से 2007 मुख्यधारा में सफलता। लेकिन 2005 में ह्वांग को घर घर में जाना जाने लगा जब उन्होंने हिट मेलोड्रामा यू आर माई सनशाइन में एक एड स्पिरिट वेश्या से प्यार करने वाले एक भोले किसान की भूमिका निभाई। ह्वांग बताते हैं कि वे दो लोगों के बीच सच्चे प्यार की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। मैं निर्देशक के इस विचार से सहमत था कि इसे शुद्ध प्रेम के रूप में दिखाया जाए, एक बिना काटे हुए रत्न की तरह, बिना किसी लापरवाही के इसमें कुछ जोड़ा जाए या इसे सजाया जाए। 13 जब उन्होंने यू आर माई सनशाइन में अपने प्रदर्शन के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार स्वीकार किया, तो कई लोग उनके अब तक के प्रसिद्ध भाषण से प्रभावित हुए। मैंने बस एक खाने की मेज पर एक चम्मच डाला जो पहले से ही दूसरों द्वारा तैयार किया गया था। 14-15 उन्हें ब्लैक हाउस में एक बीमा अन्वेषक, 16 हैप्पीनेस में एक परेशान क्लब सीईओ जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित महिला के प्यार में पड़ जाता है, 17 ए मैन हू वाज सुपरमैन में एक सुपर हीरो, 18-19 और प्राइवेट आई में एक निजी जासूस की अपनी भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। 20 ह्वांग ने कहा है कि स्क्रिप्ट चुनते समय वह किरदार के बजाय पूरी कहानी को देखते हैं। 21 फिर वह किरदार के अंदरूनी कामकाज को लगातार सामने लाने का प्रयास करते हैं। ह्वांग ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप में बहुत अधिक लीन न हों। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि दृश्य को कोई और व्यक्ति देख रहा है। निष्पक्षता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ह्वांग अपने अभिनय में ईमानदारी और सहानुभूति पर जोर देते हैं। 15 कैमरा झूठ नहीं बोलता। आप कभी भी दर्शक को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको अपने दिल से काम करना होगा, दिमाग से नहीं। भावनात्मक सत्य के प्रति इस प्रतिबद्धता के कारण ही ह्वांग आत्मविश्वास से साक्षात्कारकर्ताओं को बता सकते हैं कि वे अपने काम से 100% संतुष्ट हैं। सेट पर संकट के दौरान या जब वे या तो बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे होते हैं या हावभाव में फंस जाते हैं, तो वे उन नोट्स को निकालते हैं जो उन्होंने पहली बार स्क्रीनप्ले पढ़ते समय बनाए थे। उन्होंने कहा, मैं स्क्रीनप्ले को बार बार देखता हूं, यहीं पर सारे जवाब है। 13 2008 से 2012 थिएटर में वापसी, टेलीविजन सीरीज और निर्देशन में पदार्पण। उन्होंने 2008 में 9 के निर्माण में मंच पर विजयी वापसी की। 22-23 थिएटर निर्माता ने कहा कि प्रमुख भूमिका के लिए कास्टिंग में 3 साल लग गए क्योंकि ह्वांग में उन्हें एंटोनियो बैंडेरस के ब्रॉडवे प्रदर्शन को टक्कर देने वाला सही अभिनेता मिल गया था। 24-25 उसके बाद से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाफ्स, 26 द वेडिंग सिंगर, 27 और मैन ऑफ ला मंच में अभिनय किया है। 28 ह्वांग कहते हैं, एक फिल्म एक निर्देशक की कला है, लेकिन नाटक एक अभिनेता की कला है। 26 2009 की द एक्सीडेंटल कपल ह्वांग के लिए विशेष रूप से खास थी क्योंकि यह उनके 14 साल के अभिनय करियर में पहली बार किसी टेलीविजन ड्रामा में अभिनय कर रही थी। 29-30 2010 की पीरियड फिल्म ब्लेड्स ऑफ ब्लड में एक अंधे तलवारबाज की भूमिका के लिए ह्वांग अंधे लोगों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए उनके स्कूलों में गए। 31-32 इसके बाद उन्होंने द अनजस्ट में अभिनय किया, जो दक्षिण कोरियाई न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार के बारे में एक अत्यधिक प्रशंसित नॉयर है। 33-34
इसके बाद षड्यंत्र फिल्म मोबी डिक में एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। 35-36 इसके बाद ह्वांग ने अभिनेत्री उहम जंगहवा, जिनके साथ उन्होंने पहले 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ऑल फॉर लव में अभिनय किया था, के साथ 2012 की बॉक्स ऑफिस हिट डांसिंग क्वीन में फिर से काम किया। 37 वह 2012 के केबल ड्रामा कोरियन पेनिनसुला में टीवी पर लौटे। 38 लेकिन यह कम सफल रहा। 39 2012 के अंत में ह्वांग ने स्टीफन सोंडहाइम के संगीत हत्यारों में एक थिएटर निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। 40 2013 वर्तमान प्रशंसा ह्वांग ने अपना ध्यान फिल्मों पर वापस लगाया। नोयर फिल्म न्यू वर्ल्ड 2013 में अभिनय किया, जहां उनके प्रदर्शन को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सराहा। 41 उन्होंने एक बार फिर उहम जंगहवा के साथ क्वीर फिल्म इन माई एंड इज माई बिगिनिंग में काम किया, जिसे 2009 की 5 सेंसेस ऑफ इरोस में एक लघु फिल्म से विस्तारित किया गया था। ह्वांग ने फिर स्पोर्ट्स फिल्म फिस्ट्स ऑफ लीजेंड में एक मध्यम आयु वर्ग के फाइटर की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने सभी स्टंट खुद किए। 42 2014 में ह्वांग ने रोमांस ड्रामा मैन इन लव में अभिनय किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोरियाई फिल्म उद्योग में विविधता का समर्थन करने के लिए फिल्म में अभिनय करना चुना, और क्योंकि वह अपने चरित्र का मानवीय पक्ष दिखाना चाहते थे, एक बीमार गैंगस्टर जो पहली बार प्यार में पड़ता है। 43 फिर बाद में वर्ष में ह्वांग ने और टू माई फादर की मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 1950 के दशक से हाल के कोरियाई और विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि के खिलाफ दक्षिण कोरियाई हर व्यक्ति को शामिल किया गया। इस फिल्म में कोरियाई युद्ध के दौरान हंगनम निकासी, 1960 के दशक में जर्मनी में कोयला खनन गैस्टारबेटर और वियतनाम युद्ध को दर्शाया गया है। और टू माई फादर कोरियाई सिनेमा के इतिहास में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसकी 14.2 मिलियन टिकटें बिकी। 12 44 45 उन्होंने 2015 में द अनजस्ट के निर्देशक रयू सेंगवान के साथ वेटरन के लिए फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने एक घमंडी और हृदयहीन चैबोल वारिस का पता लगाने वाले एक गर्म स्वभाव वाले पुलिस जासूस की भूमिका निभाई। 46 फिल्म एक और जबरदस्त हिट रही और वर्तमान में कोरियाई सिनेमा के इतिहास में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 47 इसके बाद ह्वांग ने बजट पर्वतारोहण फिल्म द हिमालयाज में अभिनय किया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कोरियाई पर्वतारोही उमहोंगगिल की भूमिका निभाई, जो पृथ्वी पर 16 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। 48 2016 में उन्होंने क्राइम कॉमेडी ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर में कांग डोंगवोन के साथ अभिनय किया, जो 2016 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 49 इसके बाद नाहोंगजिन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हॉरर द वेलिंग 50 और नोयर फिल्म असुरा द सिटी ऑफ मैडनेस आई, जिसका प्रीमियर 41वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 51 ह्वांग को 2016 के लिए गैलप कोरिया के फिल्म्स एक्टर ऑफ द ईयर का नाम दिया गया। 52 इसके बाद ह्वांग ने सो जीसब और सॉन्ग जोंगकी के साथ युद्ध फिल्म द बैटलशिप आइलैंड में अभिनय किया। 53 यह फिल्म वेटरन के बाद निर्देशक रयू सेंगवान के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिह्नित करती है। 54 2018 में उन्होंने द स्पाई गॉन नॉर्थ में अभिनय किया, जो यूं जोंगबिन द्वारा निर्देशित एक जासूसी फिल्म थी। 56 उन्हें साइंस फिक्शन फिल्म रिटर्न में भी कास्ट किया गया था। 57 व्यक्तिगत जीवन ह्वांग ने 6 सितंबर 2004 को संगीत थिएटर अभिनेत्री किम मिहे से शादी की। 58 59 उनका एक बेटा है, जिसका नाम ह्वांग सेह्यून है। 60 उनके छोटे भाई संगीत निर्देशक संगीतकार ह्वांग सांगजून है। 61 औसतन ह्वांग साल में 3 से 4 फिल्मों में अभिनय करते हैं। आलोचकों का कहना है कि वे बहुत ज्यादा फिल्में करते हैं। ह्वांग ने जवाब दिया, मेरा मानना है कि अभिनेताओं की यह जिम्मेदारी है कि जब उन्हें कोई पटकथा मिले जो उनके अनुकूल हो, तो वे अभिनय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। 43
मैं सिर्फ तभी सांस लेता हूँ जब मैं अभिनय करता हूँ। आज की इस वीडियो में हमने इसे एक तरह से मूवी के बारे में पूरी जानकारी बताई, जो कि एक तरह से पहले 29वें ब्रूड फेस्टिवल के अंदर इसे रिलीज़ कर दिया गया था और इसी के साथ इसे 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ कर दिया गया था और वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटफ्लिक्स ने किया है। तो ये आपको 11 अक्टूबर 2024 को देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा 11 अक्टूबर 2024 को, तो आप वहाँ पर इसे देख पाओगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।